हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली कैलकुलेट करेंगे इंटरेक्शन एनर्जी फॉर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले क्या करने वाले हम लोग कि आपको पता होना चाहिए इसमें प्री रिक्विजिट क्या क्या चीज़ आपको आना चाहिए पहले इस लेक्चर को देखने से पहले। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितने प्रकार का होता है, फिर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, फिर जैसे प्रीवियस लेक्चर में, जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बी कैलकुलेट किया था, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो निकालने के बाद और फिर आपको वेक्टर एटम, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम से ये पता ही है जे बराबर एल प्लस एस। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम लोग फाइनली कैलकुलेट करने वाले हैं। अ, ये ये टर्म कैलकुलेट करेंगे और ये हमें इतना लाना है। ठीक है, तो कैसे इसको स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। तो सपोज आपके पास ये एटम है, ठीक, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा होगा। ओके, तो ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट में ये न्यूक्लियस के अबाउट जिसका चार्ज प्लस जेडी है उसके अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करेगा। मान लेते हैं रेडियस है वी। तो अगर यहाँ पे है तो मान लेते हैं इसकी स्पीड इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, वी होगी। ओके, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा, एक होगा ऑर्बिटल मोशन प्लस दूसरा होगा स्पिन मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन के कारण एक होगा एंगुलर मोमेंटम, स्पिन मोशन के कारण एक होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और फिर ऑर्बिटल मोशन के कारण एक होगा आपके पास म्यू एल यानी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और स्पिन मोशन के कारण आपके पास होगा म्यू एस यानी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन क्या होता है? स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन आपके पास होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वेलोसिटी v से मूव करेगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड यानी मान लो b, और इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, न्यूक्लियस की नहीं, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, सो दिस इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड, ऑर्बिटल मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड, और ये स्पिन मोशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट, ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे और इसकी वजह से हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है कि एनर्जी कितनी होगी। ओके, तो इस बी को बोला जाता है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट कर रखा है कितना आया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट वहां से एक्सप्रेशन हम लोग उठा के यहाँ पे रखेंगे। और अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल है, मान लो मैग्नेटिक डाइपोल है म्यू, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, मान लो इधर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे बी में रखा हुआ है। तो इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, यूनिफॉर्म में रखा है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इस मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसका एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या होगा? एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हो जाएगा माइनस म्यू, जितना भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डॉट मैग्नेटिक फील्ड। ये होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल सिचुएटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, तो ये हमारे पास है। तो इसका मतलब अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? बी तो ठीक है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, हमें लेना पड़ेगा म्यू एस। क्या लेना पड़ेगा? म्यू एस लेना पड़ेगा। तो हमारे पास जो करेक्शन इन एनर्जी आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस म्यू एस डॉट बी। तो बी हम कैलकुलेट कर रखे हैं। क्वेश्चन उठता है म्यू एस कितना होता है, तो ये होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू एस इज इक्वल टू माइनस जी एस ई अपॉन टू एम वेक्टर एस, कितना होता है। अब जी एस की वैल्यू 2 होती है, इसको बोलते हैं स्पिन जी फैक्टर। ओके, सो म्यू एस आपके पास आ जाएगा, यहाँ 2 रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल, सो माइनस ई अपॉन एम इंटू एस। ये आ गया आपके पास म्यू एस की वैल्यू। और बी आपको पता ही है, तो जैसे ही रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो आपके पास म्यू है डॉट बी, इसकी क्या वैल्यू आएगी। ओके, ओके, तो हमारे पास जो एनर्जी होती है, अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू है, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, तो जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी माइनस म्यू एस डॉट बी। म्यू एस कितना होगा? माइनस
GS/E/2m इंटू स्पिन एंगुलर मोमेंटम। B कितना होगा, इसको बोलते हैं इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किया था हम लोग, ये आया था ZEL/4πε0mc² ठीक है। तो GS ये म्यू की वैल्यू रखेंगे और B की वैल्यू उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -GS/E/2m इंटू वेक्टर S, और ये आ जाएगा B आपके पास ये है, पूरी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो GS/2 माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आ गया ZE² 8π ओके। तो अच्छा GS/2 हम बाहर कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 4πε0m²c²r³ ठीक है, इतनी आ जाएगी आपके पास इंटरेक्शन एनर्जी। आपे बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी है, इंटरेक्शन एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आया है मैग्नेटिक डाइपोल का सिचुएटेड इन मैग्नेटिक फील्ड B कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास इतना। L क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और S क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। GS क्या होता है, इसको बोला जाता है स्पिन जी फैक्टर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है GS=2। यहाँ रख देंगे तो इसका मान 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 दैट इज नीड नॉट टू बी रिटन ओके। सो ये आ गया ZE² S.L 4πε0m²c²r³। Since this energy is calculated when electron is at rest and nuclear is moving around electron ठीक है। हाँ एक चीज़ और है कि जो जब हम ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किए थे, ये कब कैलकुलेट किए थे, ये हमने कैलकुलेट किया था, तो हमें चाहिए कि हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, तो इसके कारण इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करना है, और फिर इसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ओके। तो ये हमने जब मैग्नेटिक फील्ड जब कैलकुलेट किया था, तो हमने क्या माना था, क्योंकि ये मोशन इलेक्ट्रॉन का रिलेटिविस्टिक है, तो हमने मान लिया था कि इलेक्ट्रॉन सेंटर पे है और न्यूक्लियस मोशन कर रहा है, न्यूक्लियस आपका मोशन कर रहा है, तो अगर ये मान लो वेलोसिटी v से मोशन कर रहा था, तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो है इसकी वेलोसिटी होगी -v, प्रतीत क्या होगा, एक्चुअल वेलोसिटी -v होगी ठीक है, ड्यू टू रिलेटिविटी। तो इसकी वजह से ये जो हमने कैलकुलेट किया है, ये जो है आपके पास EM डैश, इसमें क्या होगा, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा हमें ओके। न्यूक्लियस इज मूविंग अराउंड इलेक्ट्रॉन, बट इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, जो कि एक्चुअल चीज़ है, मतलब अगर न्यूक्लियस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम देखें तो न्यूक्लियस हमारा रेस्ट पे है और इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, और हमने ये एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड जो कैलकुलेट किया हुआ है, ये किस में कैलकुलेट किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक करेक्शन टर्म हाफ आएगा, जो कि EM डैश में मल्टीप्लाई होने के बाद हमें मिल जाएगा स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी, जो कि हम EM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आ जाएगा ZE² S.L, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज 8πε0m²c²r³ ओके। तो क्वेश्चन उठता है कि ये S.L कैसे निकालेंगे, तो ऐसा है आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम, L है आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ओके। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसमें S.L की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले वेक्टर मॉडल ऑफ एटम से हमें पता है कि हमारे पास एक टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है J = L+S, तो अगर हम J² करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा L² + S² + 2L.S। तो इसका मतलब अगर L.S यहाँ से निकालें तो ये कितना हो जाएगा, सो दिस इज 2L.S = J² -L² -S², तो L.S आ जाएगा आपके पास J² -L² -S²/2 ओके। और J की वैल्यू हमें पता है, J क्या है आपका, J है आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो J की जो वैल्यू होती है वो होती है √J+1 h क्रॉस, L की वैल्यू जो होती है वो होती है √L L+1 h क्रॉस, S की जो वैल्यू होती है वो होती है S+1 h क्रॉस ठीक है। यहाँ रख करके हम बेसिकली L.S की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर्स ठीक है, स्मॉल j स्मॉल l और स्मॉल s ओके। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, वही चीज़ किए हैं, J = L+S
तो J बराबर है L प्लस एस, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, इतना आ जाएगा, फिर यहाँ से L डॉट एस निकाल लेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, J स्क्वायर इसकी वैल्यू रख देंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, ये हो जाएगा H क्रॉस स्क्वायर J प्लस वन, है ना, अंडर रूट था तो स्क्वायर है यहाँ पे तो ये हट जाएगा, अंडर रूट ये आ जाएगा J प्लस वन H क्रॉस स्क्वायर, इसकी जगह रखेंगे तो H क्रॉस स्क्वायर L प्लस वन, इसकी जगह रखेंगे H क्रॉस स्क्वायर S प्लस वन, ठीक, तो H क्रॉस स्क्वायर का मान हो जाएगा यूजिंग दिस वैल्यू, ये L डॉट एस की जो वैल्यू हमने निकाला है इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो हमारे पास स्पिन ऑर्बिट की इंटरेक्शन एनर्जी आ जाएगी Z स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट m स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन r क्यूब, और s डॉट l की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, ठीक है, हाफ h क्रॉस स्क्वायर, ये पूरा l डॉट s की या s डॉट l की वैल्यू है, तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लीकेशन हो गया, सो Z स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट m स्क्वायर c स्क्वायर r क्यूब, j प्लस वन, ठीक है, l प्लस वन, s प्लस वन, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इंटरेक्शन एनर्जी ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, या स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कारण कितनी एनर्जी होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन सिंपल यहाँ पे अगर इस तरीके से ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर ऑर्बिट मूव करता है, तो इसके पास एनर्जी कितनी होती है -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो इसका मतलब है टोटल एनर्जी अब हो जाएगी En प्लस स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी। En में किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं है, केवल कूलम्बिक इंटरेक्शन है, ओके, और ये आपके पास टोटल आ गया स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को ऐड करने के बाद। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी यूजिंग इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एंड द वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, एंड देयर इज ए करेक्शन आल्सो हाफ, है ना। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेसिकली टर्म शिफ्ट करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ EM। ये जो EM वैल्यू आई है यानी इंटरेक्शन एनर्जी ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, इसके करस्पॉन्डिंग टर्म कितना होगा, टर्म वैल्यू कितना होगा, तो टर्म के लिए क्या करते हैं -hc से डिवाइड कर देते हैं एनर्जी में, तो डिवाइड करके वहाँ हम लोग निकालेंगे।